एंटी इनकम्बेंसी। दरअसल नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी साल दर साल बढ़ती है जब सरकारें बहुत लंबे समय तक रहती हैं। गुजरात एक उसमें अपवाद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ये है कि एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुई है सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच रही है, कांग्रेस के भोपाल कार्यालय के बाहर एक परमानेंट टेंट लग गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के कार्यालय के बाहर टेंट लग गया, रोज सदस्यता ली जा रही है। 24 में 23 में जो एक्चुअली जो चुनाव आएगा उसमें एंटी इनकम्बेंसी बहुत असर रहेगा और देखने को मिलेगा कुछ न कुछ 20-30 सीटों में इसका असर बिल्कुल रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। विंध्य क्षेत्र में पत्रकारिता का बड़ा स्थान रहा है। यहाँ के पत्रकारों ने दिशा दी है। सरकार बनाने के साथ ही सरकार को आईना दिखाने का काम भी यहाँ के पत्रकारों ने किया है। आज़ादी में यहाँ के पत्रकारों का अहम रोल रहा, वहीं राजनीति में भी खासा असर देखने को मिला है। इनकी लेखनी ने एक नई दिशा दी और इस दिशा को जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ रीवा के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं इनसे क्या है रीवा का माहौल, किसको लेकर ये वोट करती है जनता, शिवराज का क्या असर रहेगा या फिर यहाँ के स्थानीय विधायकों को लेकर जनता वोट करेगी। तो आपको सबसे पहले परिचय कराते हैं। हमारे साथ अजय सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही नौ स्वदेश जैसे संस्थान को आप रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेस क्लब भी आप अध्यक्ष हैं। आप हैं अमित जी और विंध्या टाइम्स आप चलाते हैं, काफ़ी बड़ा यूट्यूब है आपका यहाँ पर। आप हैं जावेद जी, एनडीटीवी के आप यहाँ पर स्थानीय ब्यूरो हैं। आप हैं बिमलेश जी, यहाँ के विंध्य भास्कर, विंध्य वसुंधरा आपका अखबार है। आप संदीप जड़िया जी हैं, साथ ही आप आशुतोष तिवारी जी, आप मृगेन सिंह जी हैं और आप लोकमणि जी हैं। तो आइए एक एक करके आप सबसे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अजय सिंह जी से। बताइए यहाँ पर क्या असर आपको देखने को मिल रहा है? शिवराज की सरकार बनेगी या फिर कमलनाथ का यहाँ पर बोलबाला रहेगा? देखिए, अभी तो एकदम से कुछ भी कह पाना मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी दम लगा रही हैं। और कर्नाटक के चुनाव के बाद तो देखिए सारे बड़े बड़े विशेषज्ञों के जनरल नॉलेज ख़राब हो चुके हैं और किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पर जो स्थितियाँ देखने को मिल रही थी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी वहाँ से निकल रहे थे, वहाँ फूल की बरसाएँ हो रही थी, उसके बावजूद जो परिणाम आया, उस परिणाम के बाद पूरा देश चौंक गया। तो इसलिए अभी ये सब चीज़ें तो मतलब एकदम से क्लियर नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। सारी पार्टियां अपनी अपनी ताकत लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी योजनाओं की बौछार कर रही है, लाडली लक्ष्मी योजना, फलानी योजना, ढिमाकी योजना, और कांग्रेस भी जो है तो जोर लगा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब जो है तो भगदड़ ज़्यादा जो है तो बीजेपी के अंदर है। तो अमित जी, आप बताइए, आप यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को अक्सर कवर करते आए हैं। रीवा में क्या माहौल दिख रहा है? यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं जिले के, उनका असर देखने को मिलता है या फिर शिवराज का चेहरा ज़्यादा पसंद होता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक जो वर्ड बार बार रिपीट होता है, एंटी इनकम्बेंसी। दरअसल नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी साल दर साल बढ़ती है जब सरकारें बहुत लंबे समय तक रहती हैं। गुजरात एक उसमें अपवाद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ये है कि एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुई है सरकार के खिलाफ। कई बार ये होता है कि लोकल इश्यूज़, स्टेट के इश्यूज़ और सेंट्रल के इश्यूज़, इनको क्लब करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे ये चुनाव आया तो एक बहुत बड़ी स्कीम की लाडली बहना के नाम पे डिपेंड हो गई बीजेपी। सबसे ज़्यादा फोर्स उसी पे दिया जा रहा है। आज जो अपोजिशन के एलिगेशन है वो यही है कि बाकी स्कीम्स को साइड कर दिया गया, पंचायतों में क्या स्थिति है वो रोक दिया गया और सिर्फ एक स्कीम पे बात हो रही है कि महिलाओं को सम्मान मिला और लाडली बहना। इसी पर पूरी बीजेपी अभी तक देखा जा रहा है कि इस पर टिकी हुई है कि इसको कितना आधार बना के किया जा सकता है। कांग्रेस के पास 2018 में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिससे वो 1-to-1 मार्किंग कर सकें। इस बार उन्होंने एक नारी सम्मान जैसी स्कीम की बात कर रहे हैं और सीधे उस पर फॉर्म भरवा रहे हैं। उसका भी इम्पैक्ट है। तो कुल मिलाकर स्टेट के इशूज़ तो हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि सेंट्रल के इशूज़ को भी यहाँ पर इंसर्ट किया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर लक्ष्मी यहाँ पर जो योजना है बहना का, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस ने भी 1500 की बात कर रखी है। इसका सीधा सा अर्थ है
अभी तो लाडली बहना का असर दिखेगा, जैसे चुनाव का वक्त जैसे धीरे धीरे नज़दीक आएगा इसका असर निश्चित रूप से कम दिखाई देगा। जिस तरीके से तमाम तरीके की बातचीत हो रही है, लगातार ये लाडली बहना को जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, आप ये मान कर चलिए जैसे ही चुनाव का वक्त नज़दीक आएगा ये सारे मुद्दे अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। साफ तौर से ये बाकी राज्यों की तरह, जैसे कर्नाटक की अभी बात हो रही थी, गुजरात की बात हो रही थी, तमाम जगह की बात हो रही थी, इसका असर मध्य प्रदेश के हालात कुछ अलग होंगे। पिछले बार भी अगर आपको याद हो तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन अगर सिंधिया जी ना जाते तो कांग्रेस की सरकार आज भी चल रही होती। कुछ वैसे ही हालात आज भी बन रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच रही है, कांग्रेस के भोपाल कार्यालय के बाहर एक परमानेंट टेंट लग गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के कार्यालय के बाहर टेंट लग गया, रोज़ सदस्यता ली जा रही है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? इसका सीधा सा अर्थ है भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति। दूसरी बात, पिछले चुनाव में अगर आपको याद हो, जन आशीर्वाद यात्रा केवल शिवराज के चेहरे पर थी, अकेले उन्होंने निकाली थी। इस बार अलग अलग जोन में बांट के जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही। इसका सीधा सा अर्थ है अब शिवराज का वो चेहरा नहीं रहा जो पिछले चुनाव में था। आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सोचकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, जिसका असर लगातार आपको दिखाई देगा जैसे जैसे वक्त बीतेगा। जिस दिन चुनाव की तारीख का विधिवत चुनाव आयोग ऐलान करेगा, उसके बाद से यहाँ मध्य प्रदेश का परिदृश्य पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा। बिमलेश जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विधायक से लोग खुश हैं या तो फिर शिवराज का चेहरा देखकर वोट करते हैं? कुछ विधायक भी ऐसे हैं जिनका खुद का असर है जनता में अच्छा खासा है, जैसे रीवा विधायक हो गए। देवतालाब विधायक को भी मैं क्रेडिट देता हूं, वो भी लोकल है, अच्छी पब्लिक उनके साथ जुड़ी हुई है। और शिवराज सिंह की जो एक लोकप्रियता है वो एक खास वर्ग विशेष, खास मध्यम वर्ग और गरीब लोगों में जिस तरह से उनका असर शिवराज सिंह पे दिखाई देता है, वो अभी नई नई योजनाओं से भी समझ में आ रहा है। हम लोग गांव जाते हैं तो सुनने को मिलता है शिवराज की कहीं ना कहीं वो लोग तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब एक मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग शिवराज सिंह के फेवर में है। विधायक का असर थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन शिवराज सिंह का असर कम नहीं है। अभी 2-3 महीने के अंदर जो ग्रोथ हुई है भाजपा में। मृगेन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से माहौल है, आपको क्या लगता है कि लाडली बहना जो है वो खासा असर डालेगी, महिलाओं के वोट भारतीय जनता पार्टी पर जाएंगे या फिर कांग्रेस की तरफ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि एक तरह से चमत्कार हो जाएगा। जिस तरह से प्रचार किया गया और बड़े व्यापक रूप से इवेंट के रूप में आई योजना है, असर ऐसा भी नहीं है। हर योजना सरकार की किसी न किसी को प्रभावित करती है। बहुत सारे घरों में पैसे आ रहे हैं जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते गेम चेंजर साबित होगी चुनाव में। असर होगा, उसके साथ साथ सरकार एक लंबे समय से है मध्य प्रदेश में असंतोष है। जो भाजपा का खुद का अपना कैडर वोट है वो थोड़ा सा अपने ही लोगों से कामकाज को लेकर असंतुष्ट है, तो इसलिए इस बार की परिस्थितियां थोड़ा सा बदली हुई हैं। ये भी नहीं कह सकते एकदम से कि एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, क्योंकि चेहरों पर ही बहुत सारा इस क्षेत्र का विंध्य का चुनाव है और जातियों पर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है तो जातियों का भी बड़ा जोर होता है। और ख़ासकर हम विंध्य की बात करें, बाकी तो क्षेत्रों की ज़्यादा आइडिया नहीं है अपने को। तो विंध्य क्या है कि राजनीतिक नए टेस्ट लेने का एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल क्षेत्र है ये। यहाँ चाहे बसपा हो, बसपा जब भी आई यहाँ तो स्थापित हुई। समाजवादी पार्टी के भी कई विधायक 2003 में जीते थे, 1-2 जीतते रहे उसके बाद भी। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली के बाद से पंजाब और सीधे यहाँ पर सिगरौली में मेयर उसका चुना गया, तो हालांकि भले उसका अभी संगठन उतना मजबूत नहीं है, लेकिन एक संभावनाएं उनके लिए, ऊर्जा उनको मिल रही हैं कि अगर वो मेहनत करेंगे तो उनके लिए भी संभावनाएं हैं। अब चुनाव निर्भर करेगा प्रत्याशियों पर। कांग्रेस में ये देखा जाता रहा है कि अचानक से नए चेहरों को लाया जाता रहा है, तो कई बार उनके चुनाव गड़बड़ होते रहे हैं। इस बार तैयारियां उनकी भी हैं अच्छी, अगर कायदे से लड़ेंगे तो उनके लिए संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछली बार उनकी स्थितियां कमज़ोर थी। और जो बसपा का कैडर वोट है वो पिछली बार भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ था, तो इस बार जो ग्राउंड में चर्चा है कि उसका कैडर वोट धीरे धीरे करके वापस आ रहा है। अगर बसपा भी अच्छे प्रत्याशी
लाती है, तो उसके लिए भी कुछ जगह संभावनाएं जीवित हैं अभी। लोकमणि जी, क्या लगता है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर है? एंटी इनक्वेंसी का जो असर जो देखने को मिलेगा, तो इसमें असर काफ़ी दिखाई देगा, क्योंकि इस बार जो भाजपा के साथ जो है एक अंदर गुटबाजी का जो सामने आ रही है, ये बहुत बड़ा असर उनके चुनाव में डालेगी, क्योंकि सभी सीटों पे लेके लगातार एक व्यक्ति विशेष पर पार्टी बनती जा गई, और व्यक्ति विशेष का एक चेहरा होने से लंबे समय तक एक विद्रोह की भावना जो अंदर आती है वो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी रहेगा। हालांकि ये टिकट वितरण के बाद इस हो पाएगी कि कितना इस पर असर डालती है ये, पर एंटी इनकम्बेंसी का असर तो रहेगा, क्योंकि जो 2018 का अपन चुनाव देखें तो उसमें भी बीजेपी को संख्या से दूर रह गई थी, और कांग्रेस को सपोर्ट जो है मिला था, कांग्रेस की सरकार भी आई थी। तो जो विकास के मुद्दे और जो इस मुद्दे पे कह रहे हैं, तो मतलब ये साफ था कि सरकार जनता ने संदेश दिया था कि मतलब नकार दिया था। अब 2024 में 23 में जो एक्चुअली जो चुनाव आएगा उसमें एंटी इनकम्बेंसी बहुत असर रहेगा, और देखने को मिलेगा कुछ न कुछ 20-30 सीटों में इसका असर बिल्कुल रहेगा। पिछले चुनाव में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। इस बार आपको क्या लगता है कि जिले में किस तरह बीजेपी यहाँ पर अपना असर दिखा पाएगी? दरअसल क्या, जितने भी चुनाव होते हैं वो कर्मचारियों को अलग करके चुनाव तो होता नहीं है, और फिर इसमें व्यापारी भी रहते हैं। अब जिधर कर्मचारी चला जाएगा और जिधर व्यापारी चला जाएगा तो समझ लीजिए पर सरकार उसकी बन जाती है। तो अभी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो है वो व्यापारी भी खुश हैं और कर्मचारी भी खुश हैं, महिलाएं अलग से खुश हैं। गैस और बिजली ये सब पानी इसको लेकर जो सरकार चाह रही है बिजली पानी दे न सके, जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है। तो ये सरकार तो निकम्मी नहीं है, तो हमारे समझ से तो अब ये जनता खुद इसका निर्णय करेगी। मैं तो दिन भर जाता हूँ, यही देखता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। पिछले मर्तबा यहाँ पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। इस बार क्या माहौल लगता है कि कितना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? नहीं, अभी देखिए प्रत्याशियों को लेकर के बड़ी ऊहापोह की स्थितियाँ हैं। अभी वो प्रत्याशी रिपीट होंगे या नए प्रत्याशी रिपीट होंगे। कई बार क्या होता है कि प्रत्याशी की पत्नियों को भी टिकट यहाँ देने की परंपरा पहले से चल रही है। तो अब टिकट अगर उनको डिसाइड होती है और या तो पार्टी प्रत्याशी मतलब परिवर्तित होते हैं, तो देखिए क्या है कि विजय जी, यहाँ सबसे बड़ी बात आपको बता दें, राजनीति में आज की तारीख में सबसे बड़ा मामला हो चुका है पैसे का। जो धनवान लोग हैं, वो चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीएसपी में हो, चाहे एसएसपी, जिस भी दल में हो, जो धनवान लोग हैं वो दमखम दिखाने की दम रखते हैं, चुनाव जीतने की दम रखते हैं। एक बार आप चुनाव आयोग से आग्रह करके एक बार धनवान लोगों का धन बंद करा दीजिए तो सारी राजनीति की हकीकत सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन कितने पानी में है, कौन कितना लोकप्रिय है, किसकी कितनी हैसियत है, सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो अंतिम दम जो है तो देखिए लगता है पैसे का, समझ रहे हैं। तो जिस पार्टी के अंदर जितने दमदार और जितने पैसे वाले लोग हैं, उस तरह से सीटों का निराकरण पब्लिक करती है, और पब्लिक भी बड़ी ईमानदारी से बिकने को तैयार खड़ी रहती है। अब देखिए क्या है कि नेताओं से ज़्यादा पब्लिक का चरित्र खराब हो चुका है। वो जो है तो खरीदार उसके लिए तैयार होते हैं और बिकने को तैयार हो जाती है। तो सीटों को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से एक प्रयोग किया है। राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री बनाया है। पिछली बार जो उनके मंत्री न रहने का उनको असर भी दिखाई दिया, वो मंत्री नहीं थे तो उसका उनको जो है तो महापर खोना पड़ा। तो उन्होंने राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री बनाया, तो निश्चित तौर पर जो है तो राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री बनाने का उनको फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पिछली बार उनको उनके पास मंत्रिमंडल था और उन्होंने जो है तो यहाँ पर रिजल्ट का श्रेय उनके खाते में गया था। इस बार भी उनके खाते में श्रेय जाना है। उनका अपना, चूँकि उनका एक अपना मॉडल है, उन्होंने जो है तो यहाँ डेवलपमेंट की एक अपनी नई रूपरेखा तैयार की है। पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा होती है, तो उसका असर तो भाजपा को, उसका फ़ायदा तो भाजपा को मिलेगा निश्चित तौर से। अमित जी, यहाँ पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रत्याशियों को तोड़ रही, कांग्रेस से लोग जा रहे हैं, उस पर क्या लगता है कि कांग्रेस किस स्थिति पर होगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। जब लोग हवा को भांप लेते हैं तो जनरली ये कोशिश रहती है कि अब पलट जाया जाए या दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लें। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोलरस विधायक जब इस्तीफा दे के गए तो उसका रिकॉर्ड डेटा भी देखिए कि महज 600-700 वोट से जीते थे।
हो सकता है ये डर रहा हो कि पार्टी टिकट काट देगी। 2018 में चित्रकूट से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की और त्योंथर में खत्म की थी। वक्त है बदलाव का टाइटल था कांग्रेस का। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ही आखिरी सबसे बड़ी चीज़ है। आपने टिकट खराब किए, जैसे पिछली बार क्या मैसेज हुआ इंटरनली, बाद में सब रिपोर्ट में उनको पता चला कि बसपा से आए हुए लोगों को हमने जैसी प्रत्याशी बनाया। राहुल गांधी भोपाल में दशहरा मैदान की सभा में क्या बोल रहे थे, पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी। बसपा से आए हुए लोगों को तुरंत टिकट दिया, क्योंकि लास्ट में इस चीज़ पे फोकस हो गए कि शायद जीत जाएं किसी तरह, ये परिस्थितियां हों। ये जो कर्नाटक मॉडल कांग्रेस ने इंप्लीमेंट किया, जिसमें नए लोग 32 साल 33 साल के यूथ को टिकट दिया, ग्राउंड के वर्कर को टिकट दिया, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट किए उसका बेनिफिट उनको मिला। इस बार वो प्रयोग करना है, लेकिन मध्य प्रदेश में कठिन है। ये कठिन इसलिए है क्योंकि कितने भी चीज़ें हटा दी जाएं, लेकिन क्षेत्रीय छत्रप जो हैं वो सक्रिय रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी देखिए हो रही थी, फिर से 1-to-1 चर्चा हुई, तमाम चीज़ें हैं। लोकल इश्यूज़ कहाँ चले जाते हैं विधानसभा चुनाव में, इस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग कवर करते हैं, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि हम 4-4.5 साल किन चीज़ों को कवर करते हैं, और लास्ट में पूरा चुनाव अगर इस क्षेत्र का जातिवाद पर झोंक दिया जाए तो आप सोचिए कि मुद्दों की बात तो फिर नहीं है। फिर या तो हम सब पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सिर्फ ये लिखना शुरू करें कि फला कैंडिडेट क्षत्रिय, फला कैंडिडेट ब्राह्मण, फला कैंडिडेट दलित, फला कैंडिडेट, ये नाम सिर्फ यही उनके उपनाम में तो नहीं, लेकिन शुरुआत में लिख के करें। मेन मुद्दों से हटकर जब भी बात होगी तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को थोड़ा किनारे रख दीजिए, फिर आप उसी पर बात कीजिए। बिहार जिसने इतनी सारी चीज़ें दी, पॉलिटिशियंस दिए, आज देखिए क्या स्थिति है। आईएएस दे रहा है, लेकिन बाकी आप डेवलपमेंट के क्षेत्र में देखिए। हमको कई बार ये लगता है कि मध्य प्रदेश ठीक है, एक ग्रोथ लेवल पे रहा, आगे बढ़ा। अब जब ये जो चेंज की बात हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण एक है कि नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ एक बात है, माहौल है। अपोजिशन उस पर कितना प्रहार कर पाएगा ये मैटर करता है, क्योंकि जमीन पे कितना आप इंसर्ट हो पाए। आज देखिए बूथ, सेक्टर, मंडलम, पन्ना प्रभारी, सब तक पहुंचने की क्यों कवायद हो रही, क्यों आखिर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को ये टारगेट करना पड़ रहा। वो सिर्फ विधानसभा चुनाव टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप पूरी स्ट्रेटजी देखिए, सेंट्रल की टीम क्यों लगाई गई, उनके केंद्र में लोकसभा है और उसी बिहाफ पे वो मध्य प्रदेश की जमीन को भी नाप रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान की स्थितियां देखकर शायद मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सोच रही कि पूरी तरह से फोकस अब मध्य प्रदेश में किया जाए, और अगर ये गड़बड़ हुआ तो लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं, 3.5 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश पे कर्ज है, और जो ये वादा कर रहे हैं, चाहे अपोनेंट ही हो, अब उनको समझ में आ गया कि ये शब्द मैं गलत मानता हूं कि फ्री की रेवड़ी, ये जनता के टैक्स का पैसा है, आप किसी न किसी माध्यम से दे रहे हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि आप अगली जो गवर्नमेंट है, गुड गवर्नेंस कैसे रन करेंगे, इतने कर्जे से मध्य प्रदेश कैसे बाहर आएगा। अभी कल ही नोटिफिकेशन हुआ कि 2000 करोड़ का मार्केट से फिर से कर्ज लेना है, तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है पब्लिक के प्रोस्पेक्ट से। पॉलिटिशियन, यात्राएं, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ज़मीन पे जो इश्यूज़ हैं, अगर उससे डाइवर्ट कर दिया गया, फिर कास्टिज्म की पॉलिटिक्स हो गई, तो शायद क्षेत्र का, इस पूरे अंचल का सिर्फ नुकसान ही होना है। रीवा को विकास का मॉडल बताया जाता है, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होती है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है और इसको देखकर लोग वोट करेंगे? देखिए, विकास तो हुआ है। रीवा शहर में पिछले 15 सालों से जो विधायक यहाँ पर स्थानीय थे, उन्होंने कुछ विकास तो किया यहाँ पर, सड़कें और इन सुविधाएं की, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि उसके पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज, ये सब कहीं न कहीं कांग्रेस की ही देन थे, और बीजेपी तो अभी 2003 के बाद यहाँ पर आई है। तो उसके बाद इन लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया था, उसी को अपन कह सकते हैं कि इन्होंने ये ठीक किया। लेकिन रीवा से अगर आप बाहर निकले तो 7 विधानसभाएँ और हैं, लेकिन कुछ विधानसभाएँ ऐसी भी हैं जहाँ पर आज भी नहीं समझ में आता है कि ऐसी कुछ विकास कार्य हुए हैं वहाँ पर। सिर्फ रीवा को छोड़ दें आप, तो जैसे सिमरिया में कुछ विकास हुआ, या देव तालाब में विधानसभा अध्यक्ष महोदय के चलते कुछ विकास हुआ। उसके बाद अपन चलते मऊगंज को ज़िला बनाया गया, लेकिन मऊगंज ज़िला बनने लायक स्थिति पे था नहीं, क्योंकि वहाँ पर आज भी कुछ भी नहीं है। वहाँ के जो बेरोज़गार युवा हैं वो आज भी गुजरात और पूना जैसे बड़े शहरों में जाके नौकरियाँ करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, 3 चीज़ का विशेष ध्यान सरकार को रखना चाहिए। लाडली बहना, मैं क्षेत्र में गया हूँ, लाडली बहना जो हैं वो तो कह रही हैं कि हम शिवराज मामा को वोट देंगे, भाई को अपने, लेकिन जो सामान्य पढ़ा लिखा वर्ग है वो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर नाराज़ है कि बेरोजगारी उनके लिए एक मुख्य वजह बना हुआ है।
विमलेश जी, यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि रीवा ज़िले की पिछले चुनाव में 8 सीटें भाजपा ने यहाँ पर कब्जा किया, इस बार क्या है, विधायकों का चेहरा देख रही है जनता या फिर शिवराज का? अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह जी ने एक शब्द में कहा है कि जनता नेता से ज़्यादा जनता करप्ट हो चुकी है। ये पंचायती राज जब से शुरू हुआ है 500-500 रुपये शराब गांजा की पुड़िया गांव-गांव चलने लगी है, उस पर कभी कंट्रोल हुआ नहीं। जनता भूखी हो गई है वोट देने की और बदले में कुछ लेने की। आपने बहुत सही कहा, इतना कलेजा होना चाहिए सच बोलने का, और जनता को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन घर में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो वोट भी बेचते हैं, सौदा करते हैं, दबाव बनाते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ नेताओं का असर वही है जिसके पास जितना पैसा है, जितना लाव लश्कर है, तामझाम है। जनता आज यहाँ अगर देखे तो राम लखन शर्मा, यमुना प्रसाद शास्त्री जैसे नेता भी रहे हैं, एक खटिया में पड़े हुए हैं और एक कुटिया में उनके पुत्र लोग पड़े हुए हैं। इनके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, ना वो ठेकेदारी प्रथा में रहे हैं, और आज उनका कोई नाम लेवा नहीं, चुनाव लड़ जाए तो 5000 वोट मिलने वाला नहीं है। तो जनता का टेस्ट भी बदल गया, जनता का नेचर बदल गया है। इसको हम भी स्वीकार कर रहे हैं और सब स्वीकार करते हैं। मैं आपका समर्थन करता हूँ और आपका भी समर्थन करता हूँ भाई साहब का, कि आपने भी बहुत बढ़िया बताया है यहाँ के बारे में। यहाँ कुल मिलाकर सिर्फ ये है कि दिखावे की राजनीति जो होगी, जो दिखेगा वही बिकेगा। जिस तरह से शाहरुख खान दिखता है और उसका अच्छा प्रोडक्शन चलता है, अच्छी पिक्चर हिट रहती है, उसी तरह से यहाँ भी जो जितना अच्छी पिक्चर दिखाएगा जनता को अपने पॉलिटिकल, अपने वैल्यू की, डेवलपमेंट की, उसको उतना वोट मिलेगा। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का भी असर रहा, आम आदमी पार्टी जोर आजमाइश कर रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस का स्थान आम आदमी पार्टी ले पाएगी? नहीं, अभी वहाँ ऐसी स्थिति में तो आम आदमी पार्टी नहीं है, क्योंकि जो पिछले देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के कोई ऐसा नेता ने कोई जनता के पीछे कोई ऐसा असर नहीं छोड़ दिया है जिसका चुनाव मतलब वोट पे पड़ेगा। हाँ, हालांकि कुछ आंशिक तो सब वोट में असर पड़ेगा। अभी नगर निगम चुनाव में भी करीबन 8000 वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को, तो तीसरे नंबर पे गई आम आदमी पार्टी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नकारा सीरियस नहीं कहा जा सकता है। और जैसे कि सिंगोली पे बिंद में पहला महापौर भी यहाँ से हुआ है, तो बिंद में आम आदमी पार्टी का कुछ रहेगा, पर विनिंग स्थिति पे आम आदमी पार्टी की स्थिति पे नहीं रहेगी। जैसा कि अभी अजय दादा ने बताया कि जो यहाँ पर वोटों का प्रतिशत है, ख़ास तौर से विकास और रुपए पर बिकने वाला है। क्या लगता है आपको कि जो विकास यहाँ पर शुक्ला जी ने किया वो मॉडल प्रदेश में जाएगा या फिर रीवा ज़िले में उसका कुछ असर खास नहीं रहेगा? जिले में तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा भी दूसरे सीट पे जाती है तो वो विकास की बात ज़्यादा नहीं करती। रीवा में है, ठीक है, यहाँ विकास हुआ है, दिखता है तो वो बताते हैं हमने ये बनाया। जैसे बगल वाली सीट पे जाएंगे तो वो सामने वाले प्रत्याशी की कमियां गिनाएंगे, व्यक्तिगत प्रहार करेंगे और जाति और क्षेत्रीय समीकरणों की बात करेंगे। तो भाजपा ये कहें कि विकास के नाम पर पूरे ज़िले का चुनाव लड़ेगी और लोगों को जोड़ पाएगी, ऐसा संभव नहीं है। बस अभी जैसे बातें आई हर तरफ से कि ये जाति और क्षेत्रीय मुद्दों पर ज़्यादा हावी हो जाता, कौन होगा किस पार्टी से प्रत्याशी, वो ज़्यादा निर्भर करता है। अब हारने को हर नेता हारता है, रीवा में भी विकल्प हो सकता है, लेकिन ये है कि जनता भी देखना चाहती है कि सामने वाले के सामने कौन, हम क्यों किसी को अगर नया चुनने जा रहे हैं विकल्प, तो हमारे सामने कौन है। ये थोड़ा परिस्थितियाँ प्रॉपर रीवा में अभी तक बनती रही हैं। हर बार कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलता रहा है, कोई ये नहीं कि यही हमारा चेहरा है आगे चल के ही लीड करेगा। तो इसलिए फेलुअर का यही एक भी बड़ा कारण है। अब हैं बहुत सारे दावेदार, अब देखते हैं टिकट वितरण भी बहुत मायने रखेगा, किसको देते हैं, वो कितना प्रभावशाली व्यक्तिगत रूप से है। पार्टी का संगठन भी इस बार मजबूत है, कांग्रेस का बूथ लेवल पर इनके BLA वगैरह हर जगह बन गए हैं, तो पहले की तुलना में थोड़ा सा मजबूती तो है। अब ये निर्णय करेगा पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर ज़मीन बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में जिस तरह का असर देखने को मिला कि 8 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो गई। इस बार क्या लगता है, आपने लगातार इस बात को उठाया है, कई बार उजागर की है, यहाँ की राजनीति को क्या असर देखने को मिलता है? देखिए,
कांग्रेस में अक्सर ये बातें आती थी कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, जिस वजह से प्रत्याशी चयन के बाद स्थितियां विपरीत हो जाती थी। इस बार भी सत्ता के प्रति इनकम्बेंसी तो जाहिर हो रही है, लेकिन भाजपा सरकार की जो अभी नई योजना आ गई लाडली बहना, और वोटिंग रेशियो देखे तो अब बढ़ के लगभग महिला पुरुष का अनुपात करीब पहुंच गया है, 913 पहुंच गया है। ये माना जाएगा कि महिलाओं पर जिन लोगों को मिलना शुरू हो गया है उस तरफ झुकाव उनका सरकार के प्रति हो सकता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सरकार के पक्ष में ही जाएगा। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कल तक बसपा की थी, बसपा का जनाधार टूटा है। यहाँ रीवा पहला सांसद देने वाला है, 3 बार बसपा के विधायक भी रहे हैं, लगातार बने हैं मऊगंज में, देवतलाव में, लेकिन अब बसपा का वोटिंग रेशियो बहुत कम चला गया है। जितना अब वो कैंडिडेट विशेष पर निर्भर करता है, क्योंकि मुकाबला सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और सरकार की योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं और कांग्रेस की योजनाएं लागू होना है। विकास हुआ है ये रीवा शहर के लिए हो सकता है, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उस तरीके से नहीं विकास कहा जा सकता जैसा वहाँ के लोगों को चाहिए। अभी भी बहुत गांव, बहुत क्षेत्र है जो मूलभूत आवश्यकताओं से दूर हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कैंडिडेट का। कैंडिडेट पार्टी कैसा देती है, जैसा पार्टी कैंडिडेट देगी उस हिसाब से मुकाबला होगा। फिलहाल भाजपा के भी कुछ विधायक हैं जिनसे लोग नाराज़ हैं। यदि कांग्रेस अच्छी टिकट देगी तो टक्कर होगी, जीत हार का अभी से निर्णय करना जल्दबाजी होगा। आप दैनिक जागरण के संपादक हैं देवेंद्र जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर ये असर देखने को मिलेगा, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से कैंडिडेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। कैंडिडेट जैसा उसी तरीके से वोटिंग होगी। जैसे अजय जी कह रहे थे, स्थानीय विधायक को मंत्री बना दिया, उसका असर साफ तौर से देखने में नज़र आएगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सारी की सारी सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अभी देवेंद्र सिंह जी कह रहे थे, असर है, लेकिन कितना ये वक्त बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों पर उनके काम क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं, उसका खामियाजा उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है पिछले बार की तरह, जिस तरीके से अभी अमित कह रहे थे कि कैंडिडेट कौन था। कैंडिडेट बीएसपी से पैराशूट वाले अगर कैंडिडेट इस बार भी आए तो फिर स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से पक्ष में होंगी। जो रिजल्ट पिछले बार था सेम वैसा हो सकता है। कैंडिडेट अगर बेहतर आया तो मुकाबला कांटे का होगा। अगर अपन विंध्य की बात करें, खासतौर से रीवा जिले की 8 सीटों की बात करें, तो परिदृश्य बदलेगा उस दिन से जिस दिन से कैंडिडेट दोनों पार्टियों के घोषित हो जाएंगे। उसके बाद ये इस बार वाकई रोचक चुनाव होगा। ऐसा चुनाव काफ़ी अरसे बाद विधानसभा का आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर पिछले मर्तबा 8 सीटें काबिज की भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार उनके पास भी कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस भी कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही। क्या लगता है कि कितना असर होगा इस बार? देखिए, कैंडिडेट का संकट किसी के पास नहीं है विजय जी, दोनों लोगों के पास कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट को संभालने का दौर चल रहा है कि मतलब मेरा कैंडिडेट, खास तौर से कांग्रेस के अंदर ये बड़ी समस्या खड़ी है, वो अभी तक टिकट घोषित नहीं कर पाए हैं। तो उनके यहाँ इस बात की सबसे बड़ी मारामारी है कि मेरा कैंडिडेट निकल ना जाए। एक आध कैंडिडेट उनके जो है तो उनके हाथ से निकल भी गए हैं, तो वो विषय तो नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जैसे वो लाडली लक्ष्मी योजना और ये इसको लेकर के जो बार बार बात आती है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये लाडली लक्ष्मी योजना को जो ये दान पुण्य कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? हमारा आपका पैसा है ना, जो हम टैक्स भरते हैं। तो हम इसके लिए टैक्स भरते हैं कि आप जो है तो उसको दान करिए। हम इसके लिए टैक्स देते हैं कि आप हमको रोड दीजिए, आप हमको बिजली दीजिए, आप हमको मूलभूत सुविधाएं दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए। हम इसके लिए टैक्स भरते हैं। हम इसके लिए टैक्स नहीं भरते हैं। इस पर तो न्यायालय में जो है तो अपील दायर होनी चाहिए और इसको रोकना चाहिए। भाई फोकट में आप मतलब जो लोगों को जो है तो ये फोकट में पैसे दे करके आप लोगों को निकम्मा बना रहे हैं।
लोग काम क्यों करेंगे? पहले से ही आप जो है तो फ्री अनाज दे करके आज जो है तो आप गांव में जाइए, कोई लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो ताश खेलते मिलते हैं, आप गांव बस्ती में जाइए, वो ताश खेलते, ताश की पत्ती फेंटते मिल जाते हैं। उनसे आप बात करिए काम करने की तो बोलते हैं क्या करना है, काम करने की ज़रूरत क्या है, सरकार दे रही है, बैठे बैठाए खाने के लिए इंतजाम हो रहा है, क्या करना है, ज़रूरत क्या है। तो ये हालात आपने पैदा कर दिया कि लोग मतलब जो है तो काम करने की इच्छा ही लोगों के अंदर धीरे धीरे मरी जा रही है। और आप जो है तो पहले तो जो है तो पुरुष वर्ग जो है किसान निधि, आप किसान सम्मान निधि देते हैं वो समझ में आता है, आप बुजुर्गों को जो है तो सम्मान निधि देते हैं वो भी समझ में आता है, लेकिन आप ये जो मतलब इसका कोई मतलब क्राइटेरिया तय नहीं करते हैं और किसी को भी पैसा देना है अपने को। ये फ्री फोकट वाली जो ये व्यवस्था है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी दल की हो, इसको बंद होना चाहिए। इस पर जो है तो बहस होनी चाहिए, इस पर बंद होना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके उतना जो है तो हम लोगों को भी बातचीत करना चाहिए और जनता को भी आगे आना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से अजय जी बता रहे हैं कि लाडली बहना सिर्फ लॉलीपॉप है, लेकिन महिलाएं पागल हैं उसको लेकर। निसंदेह जो रेवड़ी संस्कृति शुरू हुई है केवल एक दल नहीं, कांग्रेस ने भी प्रलोभन दिया। इनकी सरकार थी, इनके हाथ में मुट्ठी थी, इन्होंने कैबिनेट में पास करके लागू कर दिया। आम आदमी पार्टी है, वो भी अपनी गारंटियां दे रही हैं कि हम फ्री स्वास्थ्य, फ्री बिजली। ये रेवड़ी संस्कृति ही गलत पैदा हो गई है। जो भी दल बनेगा, आज सबसे ज़्यादा सबका क्या है कि लोगों को आकर्षित करना है, वोट बैंक बनाना रह गया है। जो प्रवृत्ति शुरू हो रही है देश के लिए, भावी समय के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि एक अच्छी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन दौर चल रहा है, ये जो मुफ्त वाला मिल रहा है, आदमी में अकर्मण्यता आ रही है, काम से परे हो रहा है। और काम से परे हो रहा तो मशीनीकरण बढ़ेगा, मशीनीकरण बढ़ेगा तो बेरोजगारों की जैसे लाइन लग रही है वो और ज़्यादा होगी। तो सरकार की ये योजनाएं हैं मुफ्त में बांटने की, इनसे अभी तो ठीक है, लोग पाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन कल उन लोगों के लिए भी भविष्य में खतरा है जिनको ये मुफ्त में मिल रहा है। तो पर्सनल माने डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इस दिशा में काम करना चाहिए। लोगों को कुशल बनाएं, वो तैयार हों। ये जो पैसा फ्री में दिया जाता है, इसके बजाय उसके कौशल विकास में लगना चाहिए। और हर व्यक्ति को कौशल विकास जब होगा तो स्वयं स्वरोजगार स्थापित कर लेगा और उसको रोजगार मांगने की ज़रूरत न होगी। यह संस्कृति तो बिगड़ी है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ अमित जी, आप कुछ कह रहे जी, हैं। बहुत बड़ा इशू है जिस पे शायद सबने लिखा है और बहुत अच्छे से वॉइस भी रेज की है। वो है कि किसी भी एरिया की ग्रोथ सिर्फ कुछ स्कीम के पैसे को उन तक पहुंचा देने से नहीं है। रेलवे कनेक्टिविटी हुई, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं जिनकी बात हमेशा हुई, एक क्लस्टर बनाने की बात हो रही थी, विंध्य कॉरिडोर का भी चर्चा हुआ है कि विंध्य कॉरिडोर बनेगा, एक क्लस्टर बनेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आएगी, यहाँ अलग अलग जगह उद्योगों को ज़मीन दी जाएगी। वीडियोकॉन का एग्जांपल रीवा के हर पत्रकार के पास है और सबके पास वो मटेरियल है जिन्होंने 1.5 2 पेज लिखा है, तमाम रिपोर्ट्स बनाई हैं। वो चीज़ें, वो कॉन्क्रीट प्लान सिर्फ बनाए गए, दिखाए गए कि ये चीज़ें हो जाएंगी। कभी भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई माइलस्टोन बताइए जो यहाँ रखा गया हो। ये क्वेश्चन मार्क किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि से नहीं है, ये हर उस जनप्रतिनिधि से है जो अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, बसपा के हों, सब सांसद रहे हैं। लोकसभा में कितनी बार इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन रेज किया गया कि हमारे क्षेत्र में वो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्योग लगें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे जिससे लोगों को वाकई एम्प्लॉयमेंट मिले। आप जाइए यहाँ से, आप खुद जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं, नागपुर जाइए, मुंबई जाइए, एटीएम गार्ड, कुक, चपरासी, स्वीपर, ये कहाँ के लोग हैं? ये इस विंध्य अंचल के लोग हैं। सिंगरौली से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, बीजेपी के ही विधायक ने विधानसभा में भी शायद पूछा था, उनको जवाब नहीं दिया गया कि कितना रेवेन्यू, कितना पैसा जनरेट होता है और विंध्य क्षेत्र के लिए, इस अंचल के लिए कितना दिया जाता है। उससे डेवलपमेंट बाकी रीजन का हो, उससे आपत्ति नहीं है, पर यहाँ के बारे में शायद पॉलिटिकल विल नहीं रही, ये सोच नहीं पाए। एक एग्जाम्पल बार बार होता है, जेपी, फिर एक जेपी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, कुछ और इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं हो पाया? कौन सी ऐसी यूनिट लगी? एजुकेशन हब क्यों नहीं बना? ये यूनिवर्सिटी है, समझिए आप बात को, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती थी क्या? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय इतना पुराना संस्थान है। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इस ज़िले में, इस ज़िले के बाहर भी हैं, जो बहुत अच्छे एक सस्टेनेबल ग्रोथ के तहत बढ़ सकते थे। बाहर से जब
आएंगे इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कुछ यूनिट्स बड़ी लगेंगी, कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, तब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। सिर्फ स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा या फिर ये यूथ इंटर्नशिप में पैसा दे दीजिए, इसमें दे दीजिए, ये इंस्टेंट चीज़ें दिख रही हैं। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का यूथ ये समझ भी रहा है कि ये विद इन 2 मंथ के लिए है। कांग्रेस भी वही कर रही है कि हम आएंगे तो हम ये देंगे, सब संभावनाओं में है। इसमें क्या है कि एक स्टेप में कुछ चीज़ें मिल रही हैं। फ्यूचर क्या होगा, ये सब कुछ अभी भी अंधेरे में ही है कि कौन कर पाएगा, कौन एस्टेब्लिशमेंट कर पाएगा। ये था रीवा का बुद्धिजीवी वर्ग जिसने अलग अलग मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। ना तो शिवराज का यहाँ पर असर देखने को मिलेगा और ना ही विधायकों का असर है, ना लाडली बहना योजना का खास असर होगा, ना तो जनता विकास के मुद्दों पर इस बार प्रत्याशियों को देखकर ही वोट करेगी। ये सभी बुद्धिजीवियों को कहना था। वक्त इजाज़त नहीं देता, फिर अगली चौपाल के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।